हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम कर रहे हैं अपना एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ईएसआई एक्ट भी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। क्या है ये एक्ट, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। नाम से क्लियर है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये एक्ट एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए बनाया गया। एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है इस एक्ट के अंदर। क्या होता है, आपको जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी सैलरी में से कुछ पैसा आप उस जॉब कर रहे हो तो आपको सैलरी मिलती होगी, तो आपकी सैलरी में से कुछ पैसा डिडक्ट किया जाएगा। कुछ पैसा एम्प्लॉयर अपने पास से कंट्रीब्यूट करेगा। इसका मतलब कुछ पैसा एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट किया जाएगा और कुछ पैसा एम्प्लॉयर अपने पास से कंट्रीब्यूट करेगा। और उन दोनों को पैसों को उठाकर मिलाकर एक फंड में डाल दिया जाएगा, नोन एज ईएसआई फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड। और उस फंड के पैसे से आप लोगों का ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर कल को आप लोग क्या हो जाते हो, बीमार हो जाते हो, अगर आपको कोई बेनिफिट हो या आपको कोई सिकनेस हो जाती है, आपको कोई इंजरी हो जाती है, आप हैंडीकैप हो जाते हो, आप डिसेबल हो जाते हो, आपकी डेथ हो जाती है, तो आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, आपके बच्चे वगैरह, उनको बेनिफिट मिलेंगे। तो ले दे के आपकी सैलरी में से जरूर कुछ पोर्शन कटेगा और वो पैसा कहां डाला जाएगा, ईएसआई फंड के अंदर। और उसका ट्रीटमेंट कहां होता है, ईएसआई हॉस्पिटल्स के अंदर। तुमने देखा होगा ना, ईएसआई बेनिफिट के लिए ईएसआई का पैसा करता है और ईएसआई हॉस्पिटल होते हैं जगह जगह। और तुम्हें एक चीज और बता दूं, ईएसआई हॉस्पिटल के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, ईएसआई ऑर्गेनाइजेशन। वो इस पूरे पैसे को मैनेज करती है, पूरे फंड को मैनेज करती है। ईएसआई कॉर्पोरेशन बोलते हैं उसको। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन आती है। और ये देखो, इन्होंने जगह जगह बता रखे हैं हॉस्पिटल्स कहाँ कहाँ है, ईएसआई हॉस्पिटल और कहाँ कहाँ है, गुजरात में वगैरह वगैरह, ये इन्होंने हॉस्पिटल्स की लिस्ट दे रखी है। अच्छा, अब अगर मैं तुमको ये ईएसआई हॉस्पिटल समझ आ गया, न्यू दिल्ली में भी है ईएसआई हॉस्पिटल, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का ऑफिस है। न्यू दिल्ली में इनके वो भी है, हॉस्पिटल भी है, दिल्ली के अंदर भी है इनके। तो बेसिकली ईएसआई का बेनिफिट उनको मिलेगा जिनके एम्प्लॉयज की सैलरी में से ईएसआई का पैसा काटा जा रहा है। और उनके लिए स्पेसिफिक ईएसआई हॉस्पिटल है जहां पे अगर आपको कोई बीमारी वगैरह होती है, इंजरी वगैरह होती है, तो उसका ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। ठीक, अब जरा देखते डिटेल में, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली एक्ट नाम से क्लियर है, इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है आपको। किस चीज से रिलेटेड इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, सिकनेस से रिलेटेड। आपको कोई बीमारी होती है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, क्लेम मिलेगा इस एक्ट के अंदर। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके डिपेंडेंट्स को, जो आप पे डिपेंड है, उनको क्लेम मिलेगा इस एक्ट के अंदर। अगर आपको कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, आप डिसेबल हो जाते हो, हैंडीकैप हो जाते हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा इस एक्ट के अंदर। मगर ये एक्ट किन किन ऑर्गेनाइजेशंस पे लगता है, उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अमेंडमेंट आई थी, चेंजेस हुए हैं बहुत सारे। जरा देखना, द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 provides an integrated need-based social security scheme. The Employee State Insurance Act 1948 provides an integrated need-based social insurance scheme, आगे, that would protect the interest of workers in contingencies, इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। अच्छा, इंटीग्रेटेड नीड बेस्ड क्यों बोल रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब आपको फायदा मिलेगा। नीड बेस्ड है, क्या है, नीड बेस्ड है। और इंटीग्रेटेड क्यों बोल रहे हैं, कि आपकी नौकरी के साथ आपकी इंश्योरेंस को जोड़ दिया गया। आपकी नौकरी के साथ किसको जोड़ दिया गया, इंश्योरेंस को। इंटीग्रेट मींस कंबाइन कर दिया गया। आपकी सैलरी में से ही कुछ पैसा निकाल कर इंश्योरेंस में डाला जाएगा ईएसआई के अंदर, कुछ पैसा एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा अपनी तरफ से। वो कितना कितना कंट्रीब्यूशन होगा तो मैं दिखाऊंगा। पहले उसमें भी चेंज आया, तो मैं थोड़ा सा नीचे लेके दिखा भी देता हूं। ये देखो कंट्रीब्यूशन कितना है। पहले यहां पे देखो लिखा है ना, यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। पहले एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता था एम्प्लॉय की सैलरी का 4.75%। मतलब एम्प्लॉय की जितनी सैलरी है, अभी बताऊंगा कितने वेजेस हैं, उस वेजेस का 4.75% एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना होता था ईएसआई के अंदर, एंड 1.75% एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करना होता था। लेकिन वो लिमिट चेंज हो गई है, और वो लिमिट चेंज होकर कितनी हो गई है, जो 4.75 वाली थी वो हो गई है 3.25, और जो 1.75 थी वो हो गई है 0.75। मतलब एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय की सैलरी का कितना कंट्रीब्यूट करना है, वेजेस का 3.25%, और एम्प्लॉयर, ये तो एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना है और अपने पास से, और एम्प्लॉय को कितना कंट्रीब्यूट करना है, 0.75%, जो उसकी सैलरी में से काटा जाएगा। ये वाला 0.75% एम्प्लॉय की सैलरी में से काटा जाएगा, और जो 3.25% है वो सैलरी में से नहीं कटेगा, वो तो एम्प्लॉयर अपने पास से कंट्रीब्यूट करेगा।
तो ये सारा पैसा कंट्रीब्यूट किया जाएगा जिसका बेनिफिट लिया जाएगा। अब जरा ऊपर चलते हैं वापस, ये कंट्रीब्यूट वाली बात समझ आ गई, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों करना होता है। जरा देखते हैं किस किस के ऊपर लगता है। इन कंटिजेंसीज, कंटिजेंसीज का मतलब होता है अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटीज फ्यूचर में। देखो किसी को कोई बीमारी होनी है, किसी को कोई इंजरी होनी है, वो हमें पता थोड़ी है, वो तो फ्यूचर में कभी भी हो सकती है। तो कहता है कब कब आप इस एक्ट का बेनिफिट ले सकते हो, सिकनेस के टाइम पे, कोई बीमारी है, मैटरनिटी आप प्रेग्नेंट हो उसके टाइम पे, टेम्परेरी और परमानेंट फिजिकल डिसेबलमेंट, आप फिजिकली आप टेम्परेरी डिसेबलमेंट, कोई एक्सीडेंट हुआ, अभी थोड़े दिन के लिए हाथ वाथ काम नहीं कर रहा, परमानेंट डिसेबलमेंट पूरा हाथ कट ही गया, ऐसा कोई चीज हुई है, डेथ हो गई है ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी। लाइन क्या है, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी। डेथ कैसे हुई है, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी। ये व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट इंजरी, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। एम्प्लॉयमेंट इंजरी के नीचे डेफिनेशन दी गई है, अभी मैं कराऊंगा। अभी इतना मान लो कि अगर नौकरी करते वक्त, नौकरी के द्वारा अगर आपको इंजरी होती है तो एम्प्लॉयमेंट इंजरी, शॉर्ट में समझा रहा हूं, वैसे तो प्रॉपर डेफिनेशन है, डिटेल में बात करेंगे। जैसे एग्जांपल, आप किसी जगह पे नौकरी करते थे और आप बैंगल्स इंडस्ट्री में काम करते थे और आप बैंगल वाली फैक्ट्री के अंदर काम करते थे और आपको आंखें ब्लाइंड हो गई, आपकी आंखें ब्लाइंड हो गई। अच्छा, आपकी आंखें ब्लाइंड हो गई तो वो भी एक एम्प्लॉयमेंट इंजरी है। वो भी क्या है, एक एम्प्लॉयमेंट इंजरी है। जो आपको इंजरी हुई जिसकी वजह से आपको क्या हो गया, रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ वेज और अर्निंग कैपेसिटी। लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिजल्टिंग इन लॉस और वेज और अर्निंग कैपेसिटी की याद, जिसकी वजह से आपकी इंजरी, एम्प्लॉयमेंट इंजरी ऐसी इंजरी है, अब या तो आपकी डेथ हो गई है ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी, रिजल्टिंग इन लॉस, या तो आपकी डिसेबलमेंट हुई है या डेथ हुई है। और अगर डिसेबलमेंट हुई है उसकी वजह से क्या हो रहा है, टू एम्प्लॉय ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ वेजेस और अर्निंग कैपेसिटी। डेथ हो गई तो बात ही खत्म, तो फिर आपके बेटे को क्लेम मिलेगा जब आपके डिपेंडेंट्स हैं। लेकिन अगर आपको डिसेबलमेंट होती है एम्प्लॉयमेंट इंजरी की वजह से, तो और उसकी वजह से आपकी क्या हो रही है, अर्निंग कैपेसिटी कम हो गई है, अर्निंग कैपेसिटी कम हो गई है। मान लो अगर आपका हाथ कट गया और आप पहले 10,000 15,000 रुपए महीना कमाते थे और अब आपका एक हाथ कटने की वजह से आप उतना आउटपुट नहीं दे पाते और अब खाली 7-8 हजार रुपए महीना कमाते हो, तो इसका मतलब आपकी अर्निंग कैपेसिटी लूज हो गई। तो उसके लिए भी सेक्टर में बेनिफिट मिलेगा। और इसके अलावा डेथ हो गई तो मिलेगा ही, आपके डिपेंडेंट्स वगैरह का तो मैंने बता ही दिया। आगे क्या बोलता है, द एक्ट ऑल्सो गारंटीज रीजनेबल। अच्छा, और सपोज अगर आप बैंगल इंडस्ट्री में तो आप ब्लाइंड ही हो गए, तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हुई है, खत्म हुई है, खत्म, लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी तो खत्म हो गई। द एक्ट ऑल्सो गारंटीज रीजनेबल गुड मेडिकल केयर टू वर्कर्स एंड देयर इमीडिएट डिपेंडेंट्स। आ गई बात, खाली वो कह रहा है ये एक्ट खाली रीजनेबल गुड मेडिकल केयर खाली उनको नहीं देता जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनके जो डिपेंडेंट है, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। मतलब अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा हूं और मैं ईएसआई में रजिस्टर्ड हूं, तो खाली वो ईएसआई में, अगर कल को मेरे को ईएसआई के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना है तो खाली मैं ही नहीं करा सकता, मेरे बच्चे चाहे तो वो भी करा सकते हैं, मेरे डिपेंडेंट्स भी करवा सकते हैं। तो बेनिफिट खाली वर्कर को नहीं मिलता, उनके डिपेंडेंट्स को भी मिलता है। आगे, एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ईएसआई कॉर्पोरेशन हैव बीन फॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट टू सुपरवाइज द स्कीम। लाइन मैंने ऐड करी है, जिनके पास पुराने नोट्स पड़े हैं, जिन्होंने पहले नहीं, तो उसमें बस एक लाइन ही ऐड करी है, लाइन डाल देना बस उसके अंदर, कि जो इस पूरे क्या कहते हैं, इस स्कीम को, ईएसआई स्कीम को सुपरवाइज करेगी अथॉरिटी, उस कॉर्पोरेशन का नाम क्या है, ईएसआई कॉर्पोरेशन। अभी मैंने तुम्हारे को दिखाई भी, जितने भी इंडिया में हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी फंड्स वगैरह उनको मैनेज कौन करती है, वो ईएसआई कॉर्पोरेशन। द एक्ट हैज बीन अमेंडेड बाय एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2010 for enhancing the social security coverage, streamlining the procedure for assessment of dues and providing better services to beneficiaries। कह रहा है इस एक्ट को 2010 में अमेंड किया गया और उसको 3 रीजन के लिए अमेंड किया गया, फॉर एनहेंसिंग द सोशल सिक्योरिटी कवरेज। सोशल सिक्योरिटी कवरेज का मतलब है और बहुत सारी बीमारियों को और बहुत सारी चीजों को कवर किया गया इस एक्ट के अंदर। स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसीजर फॉर असेसमेंट ऑफ ड्यूज, स्ट्रीमलाइन मतलब पैरेलल करना, और एक्ट में ड्यूज को किसका कितना पैसा बनता है उसके लिए जो प्रोसीजर बने हुए हैं वैसे प्रोसीजर मैंने यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस करे। और इसके अलावा बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करिए बेनिफिशियरीज को। बेनिफिशियरी कौन, अल्टीमेटली जो इस एक्ट का बेनिफिट उठा रहे हैं, या तो अगर वो बंदा जिंदा है और हैंडीकैप हो गया तो वो इस एक्ट का बेनिफिट उठा रहा है, अगर वो मर गया तो उसके बच्चे वगैरह इस एक्ट का बेनिफिट उठा रहे हैं, डिपेंडेंट्स। और नीचे लिखा हो दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। अब तो इंक्लूडिंग J&K, क्यों, क्योंकि अब आर्टिकल 370 हट चुका, आपको पता है, और आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, लेकिन अब आर्टिकल 370 हट गया, तो इसका मतलब इंडिया वाला लॉ, ये वाला लॉ अब जम्मू एंड कश्मीर पे भी लगेगा। अब आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ ईएसआई एक्ट। पहले क्या बोलते थे, ध्यान से देखना, ईएसआई इज एप्लीकेबल टू ऑल फैक्ट्रीज। किस पे लगता है, ये फैक्ट्रीज पे लगता है। अब फैक्ट्री क्या है वो भी अभी पढ़ेंगे आगे। हेयर फैक्ट्री मींस एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रीसिंस देयरऑफ, ये याद होगा। प्रीमाइसेस मींस एक, देखो मान लो मेरी एक फैक्ट्री है 100 गज की, और मान लो ये देखो, मान लो एक बहुत बड़ी जगह है और इतने इसके अंदर वाले इतने स्पेस पे मेरी फैक्ट्री बनी हुई है, यहां मेरी फैक्ट्री बनी हुई है और इतना स्पेस मैंने खाली छोड़ा हुआ है।
और इस स्पेस पे भी अगर कई बार मेरी ये वाली जगह फुल हो जाती है तो मैं इस जगह पे भी काम करवाता हूं, इस जगह पे भी अपने एम्प्लॉइज से काम करवाता हूं, तो इसे हम बोलेंगे प्रेसिडेंट्स। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट्स। जो एडजॉइनिंग एरिया होता है, जो खाली पड़ा हुआ एरिया होता है आपका, आपकी फैक्ट्री के साथ ही जो आपका पार्ट ही है, आपकी फैक्ट्री का ही पार्ट है लेकिन एडजॉइनिंग है, उसमें हमने फैक्ट्री बना नहीं रखी, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट्स देयर ऑफ। तो कह रहा फैक्ट्री में खाली फैक्ट्री वाला पोर्शन तो आएगा, जो प्रेसिडेंट्स है वो भी आएंगे। और कौन सी फैक्ट्री कवर होंगी यहाँ पे? जहां पे 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉई आर एम्प्लॉयड और वर एम्प्लॉयड। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आर एम्प्लॉयड और वर एम्प्लॉयड। मतलब ऐसा हो सकता है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपकी फैक्ट्री के अंदर स्टार्टिंग में 11 बंदे थे, लेकिन 3 महीने बाद ही, 3 मंथ्स बाद ही आपकी फैक्ट्री के अंदर खाली 6 बंदे रह गए। तो क्या ये एक्ट लगेगा? यस, ये लगता रहेगा। कब तक लगेगा सर? 12 महीने तक लगेगा। हर बार 12 महीने की एवरेज लेनी है। मतलब अगर पिछले 12 महीने में आपकी फैक्ट्री में 10 या 10 से ज्यादा बंदे थे, एक्ट लगेगा। तो मतलब जैसे मान लो पहले 11 बंदे थे, आफ्टर 3 मंथ्स 5 कम होगा और 6 रह गए। तो जब ये कम हुए, अब यहां से लेकर 12 महीने तक, यहां से लेकर 12 महीने तक कम होने के बाद, तो 12 महीने तक अब ये कम होगा, तो 12 महीने तक तो ये रहेंगे, ये लोग ही रहेंगे, मतलब ये एक्ट लगता रहेगा। लेकिन 12 महीने के बाद अगर आपकी लिमिट इंक्रीज नहीं होती, अगर आपकी लिमिट इंक्रीज नहीं होती, तो फिर ये एक्ट लगना बंद हो जाएगा। क्योंकि आप हर बार आपको पिछले 12 महीने की तरफ से देखना है कि अगर पिछले 12 महीने में आपके, मान लो ना, जैसे सपोज जनवरी 2021 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का 1 साल है, और मान लो अगर आपके 1 जनवरी 2020 को 2022 को, मान लो 1 जनवरी ऐसे बना देते हैं, मान लो 1/1/2022 से लेकर 31/12/2022 तक आपका साल है 12 महीने का। और मान लो 1 तारीख को आपकी कंपनी में 11 एम्प्लॉय थे आपकी फैक्ट्री में, तो ये एक्ट लग रहा था। मान लो 1 अप्रैल को आपके 6 एम्प्लॉय रह गए, तो क्या ये एक्ट लगेगा? यस लगेगा। कब तक लगेगा? अगले साल की 31 मार्च तक, 31 मार्च 31 मार्च ऑफ 2023 तक तो एक्ट लगता रहेगा, 12 महीने तक तो लगता रहेगा। लेकिन उसके बाद 1 अप्रैल 2014 से अगर मैं देखूंगा, तो पिछले 12 महीने में हमें एवरेज लेनी होती है ना, कि अगर मैं 1 अप्रैल 2014 के बाद देखूंगा, तो पिछले 12 महीने में 12 या उससे ज्यादा बंदे, 10 या 10 से ज्यादा बंदे होने चाहिए। तो अगर मैं पिछले 12 महीने की एवरेज लूंगा, तो खाली 6 ही बंदे हैं। तो ले देखिए, जब आपके कम हो जाएंगे, तो उसके बाद 12 महीने तक तो एक्ट लगेगा, उसके बाद वो लगना बंद हो जाएगा, अगर आपकी लिमिट नहीं बढ़ेगी तो। ऐसे समझ लो, उल्टा करके बढ़ा दिया मैंने। वैसे तो वो ऐसे बोल रहा है कि आपको जब भी देखना, बैक से देखना है कि आपके पिछले 12 महीने में कितने बंदे थे। अगर 10 या 10 से ज्यादा बंदे थे तो आप पे एक्ट लगेगा। मैंने उल्टा कर दिया कि अगर 10 से ज्यादा बंदे पहले हुआ करते, लेकिन अगर कम हो गए, तो कम होने के बाद अगर वो कम 12 महीने से ज्यादा रह रहे हैं, तो उसके बाद जैसे 12 महीने पूरे हो जाएंगे और वो अगर कम ही रहते हैं, तो उसके बाद आपके ऊपर एक्ट लगना बंद हो जाएगा। ऐसे समझ लो, उल्टा करके दोनों तरीके समझा दिया, तो ये एक्ट लगेगा। और आगे इसलिए लिखा गया आर एम्प्लॉयड और वर एम्प्लॉयड, मतलब अगर 10 थे और एक बार एक्ट लग गया, तो 12 महीने तक तो लगता रहेगा, भले कम भी हो जाए, उसके बाद भले ना लगे। ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। आ गई ना बात? पिछले 12 महीने में अगर आपकी फैक्ट्री में कभी भी 10 या 10 से ज्यादा बंदे थे, तो आपके ऊपर एक्ट लगेगा। और फिर अगर वो कम भी होते, तो 12 महीने गैप के बाद आप, अगर वो लिमिट कम रहती है, तो उसके बाद आप, अगर लिमिट नहीं बढ़ती, 6-7 रह जाते हैं, तो फिर ये एक्ट लगना बंद हो जाएगा 12 महीने के बाद। और इन एनी पार्ट ऑफ विच अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड ऑन। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब चीज निकल के आई कि ईएसआई एक्ट खाली फैक्ट्रीज पे लगता है, और फैक्ट्री भी कौन सी? जो मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है, क्योंकि फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है। इसका मतलब ईएसआई एक्ट जो है, अगर मैं बात करूं इनिशियली जब ये आया था, तो खाली किस पे लगता था? फैक्ट्रीज पे। लेकिन लेटर ऑन अगर मैं बात करूं, तो इसको सर्विस सेक्टर पे भी लगा दिया गया। वो थोड़ा सा नीचे आऊंगा तो तुम्हें दिखाऊंगा सर्विस सेक्टर पे कब लगेगा, अभी दिखाऊंगा। इज बैरिड बीइंग कैरिड ऑन और इज ऑर्डिनरी सो कैरिड ऑन बट डज नॉट इंक्लूड अ माइन सब्जेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ माइंस एक्ट 1952 और अ रेलवे रनिंग शेड। ले देखिए, ये वाला एक्ट आपका, ये सही एक्ट दो जगह पे नहीं लगता। एक तो रेलवेज वगैरह पे नहीं लगता और माइंस पे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इनके अपने एक्ट है, वहां पे अपने प्रोविजंस दिए गए हैं। It may be noted that only those employees who are drawing wages up to rupees 21,000 per month are covered in this act, and in case of person with disabilities, employees who are drawing wages up to rupees 25,000 per month are covered in this act। ले देखिए, दो बातें हो गई। कह रहा है दो लोगों के ऊपर ये एक्ट लगेगा। मतलब पहली बात तो आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो, ये बात तो क्लियर है। प्लस आपकी जो सैलरी है, अगर खाली 21,000 तक है, 21,000 अप टू 21,000, मतलब 21,000 या उससे कम है, तो आपके ऊपर ये एक्ट लगेगा। और अगर आप डिसेबल हो और अगर आपकी सैलरी 25,000 उससे कम है, तो आपके ऊपर एक्ट लगेगा। तो ले देखिए, 25,000 वाली लिमिट खाली किसके लिए? डिसेबल लोगों के लिए।
और नॉर्मल लोगों के लिए लिमिट कितनी है 21,000। तो इसका अगर आपकी 21,000 या उससे कम सैलरी है तो आपके ऊपर एक्ट लगेगा, और अगर आपकी 25,000 या उससे कम सैलरी और आप डिसेबल हो तो भी आपके ऊपर एक्ट लगेगा। पर मंथ वेजिस है, क्या है वेजिस। अच्छा एक चीज और, बच्चा पूछता है कि सर अगर सपोज आपकी वेजिस 50,000 रुपए महीना है, इससे ज्यादा है, और आपका बॉस आपके ऊपर ये ईएसआई एक्ट लगाना चाहता है और आप खुद भी एग्री हो, तो क्या आप लगवा सकते हो? यस लगवा सकते हो। वॉलंटरी लगवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंडेटरी कब लगेगा? अगर आपकी जो सैलरी है वो, अगर आप नॉर्मल एम्प्लॉई हो और आप महीने की 21,000 या उससे कम सैलरी ले रहे हो तो आप पे एक्ट लगेगा, और अगर आप डिसेबल हो तो आपकी सैलरी अगर महीने की 25,000 उससे कम है तो ये आप पे एक्ट लगेगा। अब ये लाइन बताने जा रहा हूं, पहले तो ये खाली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे लगता था ये एक्ट, अब वो क्या कह रहा है, इट हैज आल्सो बीन एक्सटेंडेड अपॉन शॉप्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, रोड्स, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स, इक्विपमेंट मेंटेनेंस ऑफ स्टाफ इन द हॉस्पिटल्स। मतलब अगर आप इनमें से किसी जगह पे काम कर रहे हो, शॉप्स, होटल्स वगैरह में, हॉस्पिटल्स में जो इक्विपमेंट्स वगैरह बनाते हैं, हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स वगैरह बनाते हैं, अगर आप इनमें से किसी जगह पे काम कर रहे हो तो भी, रेस्टोरेंट वगैरह में, तो भी आपके ऊपर ये एक्ट लगेगा। अगर आपके रेस्टोरेंट वगैरह में 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉई हैं, प्लस उनकी जो सैलरी है वो 21,000 पर मंथ है, तो आपके ऊपर एक्ट लगेगा। It may be noted that the term manufacturing process, occupier and power shall have the same meaning assigned to them under the Factory Act। मतलब इस लॉ में जो तीन वर्ड यूज होंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ऑक्यूपायर और पावर, कह रहा हूं उन सबका मतलब जो फैक्ट्रीज एक्ट में दिया गया वही वाला लेना है। तो मैं फैक्ट्रीज एक्ट भी मैं कराऊंगा, फैक्ट्रीज एक्ट भी कराऊंगा, तो कह रहा है जो फैक्ट्रीज एक्ट में मतलब दिया गया वही वाला मतलब यहाँ पे भी मानना है। और नीचे क्या बता रहा है, इट में बी नोटेड दैट अ फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट टू व्हिच एक्ट अप्लाइज shall continue to be governed by this act even if the number of persons therein employed in it at any time falls below the limit specified by under the act or the manufacturing process therein carried on by with the aid of power। मतलब कह रहे हैं एक बार अगर आपके ऊपर एक्ट लग गया तो वो लगता रहेगा, लेकिन कितना टाइम तक लगेगा आपको पता है? 12 महीने तक लगेगा, 12 महीने तक लगेगा। अगर पिछले 12 महीने में आपके पास इतने बंदे थे तो वो लगता चला जाएगा, भले आपकी लिमिट कम भी हो जाएगी, तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। और नीचे क्या बोलता था, कवरेज अंडर द एक्ट इज टू एट प्रेजेंट रिस्ट्रिक्टेड टू एम्प्लॉइज ड्रॉइंग वेजेस नॉट एक्सीडिंग 21,000 पर मंथ। कह रहा है ये एक्ट खाली उन एम्प्लॉइज को कवर करता है जिनकी सैलरी 21,000 पर मंथ है या उससे कम है, उनसे ज्यादा वालों पे नहीं लगता। लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया उनसे ज्यादा वालों पे भी लग सकता है, ज्यादा वालों पे भी लग सकता है। कब? अगर वो डिसेबल है तो 25,000 या उससे कम सैलरी तो लगेगा, और अगर उससे ज्यादा वाले अपनी इच्छा से लगवाना चाहे तो लगवा सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी खाली दो ही लोगों पे लगेगा, नॉर्मल एम्प्लॉइज पे 21,000 या उससे कम सैलरी तब लगेगा ये वाला एक्ट, और अगर डिसेबल एम्प्लॉय है तो 25,000 उससे कम है तब लगेगा। और इसके अलावा क्या, अगर आप सपोज मंथली वेज नहीं लेते, अगर आप मंथली वेज नहीं लेते, अगर आप डेली वेज लेते हो और आपकी डेली वेज ₹176 या उससे कम है, लिखा लिखा ना, एम्प्लॉइज इन रिसीप्ट ऑफ एन एवरेज डेली वेज ऑफ ₹176 और लेस आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ देयर शेयर कंट्रीब्यूशन बट आर एंटाइटल्ड टू ऑल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट अंडर दिस स्कीम। लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या है, वो वाले एम्प्लॉइज जो ईएसआई स्कीम के अंदर काम कर रहे हैं, लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो वाले एम्प्लॉइज जो जिनकी वेजेस 176 पे, पहले लिमिट 40 होती थी, 40 होती थी, ₹40 पर डे, उसको चेंज करके कितना कर दिया गया, ₹176 पर डे। तो वो वाले एम्प्लॉइज जिनकी वेजेस ₹176 पर डे या उससे कम है, तो कह रहा है उनके ऊपर भी एक्ट लगेगा, लेकिन उन एम्प्लॉइज को कुछ नहीं कंट्रीब्यूट करना। लिखा ना, आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ देयर शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन, मतलब उनको कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना, लेकिन एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि जैसे आपने देखा कि नॉर्मल ईएसआई जब आप पे लग जाता है तो एम्प्लॉई की भी सैलरी का कुछ पैसा काटा जाता है, एम्प्लॉई को भी कंट्रीब्यूट करना होता है कितना, 0.75%, और एम्प्लॉयर को भी कंट्रीब्यूट करना होता है उसके वेजेस का कितना, 3.25% पर मंथ है ना जो कंट्रीब्यूट करना होता है। लेकिन वो कह रहा है अगर कोई एम्प्लॉई पर मंथ सैलरी नहीं लेता और पर डे के हिसाब से सैलरी लेता है और उसके जो वेजेस हैं वो ₹176 और लेस हैं, तो उस केस के अंदर वो बंदा इस एक्ट का फायदा ले सकता है और उसको कंट्रीब्यूट भी कुछ नहीं करना, उस एम्प्लॉय को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना, लेकिन उसके एम्प्लॉयर को अपना हिस्से का कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो वो अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेगा कि ₹176 रोज का है तो मंथ का कितना हो गया, तो मंथ के अकॉर्डिंग फिर वो उसकी 3.75 निकाल लिया जाएगा। तो पहले 176 मान लो उसकी सैलरी है, तो 176 एक दिन का है, तो जितने दिन उसने महीने में काम करा उससे उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो जो वो निकल के आएगा वो उसकी एक मंथ की सैलरी निकल के आ जाएगी, एक मंथ का वेज, तो उसका 3.25% एम्प्लॉयर तो आज भी कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट नहीं करना इस वाले केस के अंदर, अगर वो डेली वेज वाला वर्कर है और उस एम्प्लॉय को इस एक्ट में सारे बेनिफिट मिलेंगे। और नीचे क्या बोलता है, नोट दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ये एक्ट होल ऑफ इंडिया में लगता है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। अब डेफिनेशन पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, अब ये क्या है देखते हैं।